नमस्कार। आज हम भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लागू होने की जो कहानी है उस पर बात करेंगे। काफी लंबी और पेचीदा कहानी है ये। नमस्ते। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये सफर कई सालों का था, काफी उतार चढ़ाव भी आए। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक गिना जाता है और इसकी कहानी वाकई दिलचस्प है। ये सिर्फ एक टैक्स का बदलाव नहीं था, मतलब हाँ, इसने पूरे देश का जो अप्रत्यक्ष कर का ढांचा है उसे बदल दिया। तो देखते हैं कि ये विचार जमीन पर उतरा कैसे। हाँ, इसकी सुगबुगाहट तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही सुनने में आती है, लेकिन पहला ठोस कदम शायद वो 2006 का बजट था। हाँ, 28 फरवरी 2006 का बजट भाषण, उसमें 1 अप्रैल 2010 की एक लक्ष्य तिथि रखी गई थी। अच्छा, 2010। तो उस शुरुआती लक्ष्य के बाद फिर जमीनी काम कैसे शुरू हुआ? देखिए, केंद्र ने राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति बनाई थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये वही वैट वाली, हाँ, बिल्कुल वही। जिसने पहले राज्यों में वैट लागू करवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हाँ, तो उसी समिति को जीएसटी का एक तरह से रोड मैप बनाने का काम सौंपा गया। ओके। फिर केंद्र और राज्यों के अधिकारियों ने मिलकर कई संयुक्त कार्य समूह बनाए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स। इन्होंने फिर अलग अलग मुद्दों पर काम किया, जैसे टैक्स में छूट किन चीजों पर मिलेगी, सेवाओं पर टैक्स कैसे लगेगा, और सबसे जरूरी राज्यों के बीच जो माल आता जाता है, हाँ, इंटरस्टेट वाला मामला। बिल्कुल, उस पर टैक्स कैसे काम करेगा। इन सब पर उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी। अच्छा। और इसी सारे कह लीजिए माथा बच्ची का नतीजा था नवंबर 2009 का पहला चर्चा पत्र, फर्स्ट डिस्कशन पेपर। और मजे की बात यह है कि इसी पत्र में पहली बार वो जो जीएसटी का दोहरा मॉडल है, हाँ, डुअल जीएसटी। हाँ, कि केंद्र और राज्य दोनों एक साथ टैक्स लगाएंगे, उसकी रूपरेखा इसी में साफ तौर पर रखी गई थी। और यही आज की व्यवस्था का आधार है। लेकिन 2010 की डेडलाइन तो फिर निकल गई। जाहिर है राह इतनी आसान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्च 2011 में संविधान में संशोधन के लिए वो 115वां विधेयक लाया भी गया था लोकसभा में। हाँ, लाया गया था। पर वो पास नहीं हो पाया और फिर लोकसभा भंग हुई तो वो खत्म ही हो गया। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक सहमति की कमी थी या राज्यों की भी कुछ खास चिंताएं थी? देरी क्यों हुई? हाँ, ये एक बहुत बड़ी अड़चन थी। देखिए, संविधान संशोधन इसलिए जरूरी था क्योंकि जो मौजूदा व्यवस्था थी उसमें केंद्र मुख्य रूप से सर्विसेज पर टैक्स लगाता था और राज्य वस्तुओं की बिक्री पर। हाँ। अब जीएसटी में क्या होना था कि दोनों को, केंद्र और राज्य को, एक ही लेन देन पर टैक्स लगाने का अधिकार मिलना था। अच्छा। और इसके लिए संविधान बदलना जरूरी था। तो 2011 का विधेयक अटक गया क्योंकि राज्यों को एक तो अपने राजस्व के नुकसान की चिंता थी, रेवेन्यू लॉस। हाँ, फिर मुआवजे का तरीका क्या होगा, इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। और कुछ राज्य ये भी देख रहे थे कि टैक्स लगाने का उनका जो अधिकार है वो शायद कम हो रहा है। हाँ, वो तो होता ही है। तो इन सब मुद्दों पर एक आम राय बनाना मुश्किल साबित हुआ। फिर दिसंबर 2014 में जब नई सरकार आई, तो उन्होंने संविधान 122वां संशोधन विधेयक पेश किया। इसे लोकसभा ने मई 2015 में पास कर दिया, लेकिन फिर इसे राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। अच्छा, एक और कमेटी। हाँ, और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2015 में दी। यानी काफी दावपेंच और बातचीत चली होगी पर्दे के पीछे। बिल्कुल, बहुत चली। आखिरकार अगस्त 2016 में जाकर ये संशोधन विधेयक राज्यसभा और फिर लोकसभा दोनों जगह से पास हुआ। हाँ, तब जाकर बात बनी। और फिर वो प्रक्रिया पूरी हुई, आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी, फिर राष्ट्रपति की सहमति, और 8 सितंबर 2016 को ये बन गया संविधान 101वां संशोधन अधिनियम। सही कहा, ये 101वां संशोधन जो था ये एक मील का पत्थर था। इसने संवैधानिक तौर पर केंद्र और राज्यों को एक साथ गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाने की शक्ति दे दी। हाँ। इसके बाद अगला बड़ा काम था असल जीएसटी कानूनों को बनाना। राइट। फिर आई जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसी परिषद ने मिलकर सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी यानी यूटीजीएसटी, और राज्यों को जो राजस्व का नुकसान हो सकता था, हाँ, उसकी भरपाई के लिए, बिल्कुल, उसकी भरपाई के लिए मुआवजा कानून, कॉम्पनसेशन एक्ट, इनके मसौदे को अंतिम रूप दिया। अच्छा, ये इतने सारे एक्ट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनको थोड़ा सा समझाएंगे? हाँ, संक्षेप में समझें तो सीजीएसटी वो हिस्सा है जो केंद्र सरकार के पास जाता है, एसजीएसटी राज्य सरकार का हिस्सा है, उसी राज्य का जहां बिक्री हुई। ठीक है। यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, और आईजीएसटी तब लगता है जब व्यापार दो राज्यों के बीच होता है। अच्छा,
इंटरस्टेट वाला। हाँ, ताकि टैक्स सही तरीके से उस राज्य को मिले जहां सामान या सेवा का उपभोग हो रहा है, मतलब डेस्टिनेशन स्टेट को। समझ गई। तो संवैधानिक बाधा हटने के बाद कानूनों को बनाने का काम तेजी से हुआ। हाँ बिल्कुल। ये सारे केंद्रीय कानून CGST, IGST, UTGST और वो मुआवजा वाला कानून, ये सब मार्च-अप्रैल 2017 में संसद के दोनों सदनों से पास हो गए। हाँ, फटाफट हुए फिर। और फिर राज्यों ने भी अपने अपने SGST कानून पारित कर दिए होंगे। जी बिल्कुल, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने कानून पास की। और तब आई वो तारीख जिसका सबको इंतजार था। हाँ, 1 जुलाई 2017। बिल्कुल। संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को एक विशेष समारोह हुआ। उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में GST को लागू किया गया। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। सही में, सालों की कोशिशों का नतीजा। हाँ। तो कुल मिलाकर ये कहानी यही बताती है कि GST कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी, मतलब कई चरणों वाली प्रक्रिया थी। इसमें सालों तक विचार विमर्श हुआ, राजनीतिक मोल भाव चला, संविधान बदला गया और फिर जाके नए कानून बने। एकदम सही। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि इतने बड़े पैमाने पर कोई सुधार लागू करना कितना जटिल होता है, खासकर भारत जैसे विविध देश में। और देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। GST अभी भी एक तरह से विकसित हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है आगे के लिए। इस पूरी पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो भविष्य में GST के कौन से पहलू होंगे जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? क्या वो GST परिषद के जो लगातार फैसले आते रहते हैं वो होंगे, या टैक्स की दरों में जो उतार चढ़ाव होता है, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी जो चुनौतियां आती रहती हैं, या शायद छोटे व्यापारियों के लिए इसे और आसान बनाने की कोशिशें? ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं। हाँ, ये सवाल आगे भी चर्चा का विषय तो बना ही रहेगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है।